रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम चैनल स्पेशल में मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल ज़रार खलेश। दोस्तों, मौजू बहुत बड़ा है, बहुत गंभीर है, मसाइल हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें और कहाँ इसको लेकर जाएं, कहाँ ख़त्म करें। चलिए चलते हैं माजी की तरफ। क्या था और क्या से क्या हो गया। कराची के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1844 में जब यहाँ बाकायदा तौर पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया तो चार्ल्स नेपियर यहाँ के पहले गवर्नर मुकर्रर किए गए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को तरक्की दी गई। पहले एक मछेरों का शहर हुआ करता था जहाँ कुछ मछेरे रहा करते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ और फिर ये देखा गया कि लगभग अब से सिर्फ 100 साल पहले की अगर हम बात करें, 1921 की बात करें, तो कराची की सड़कें जो हैं वो धुला करती थीं रोज़ाना रात को, और वहाँ घी के चिराग जलाए जाते थे कि कहीं यहाँ आलूदगी ना फैले। उसी शहर कराची में जब अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के बाद जिसकी आबादी उस वक्त सिर्फ 4 या 5 लाख के करीब थी, हिजरत हुई और बहुत बड़ी हिजरत हुई। ज़ाहिर है मुसलमानों का एक नया मुल्क बना था और कराची उसका दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत था। तो फिर देखा गया कि बहुत बड़ी तादाद में, जिसको आज हम ब्रेन ड्रेन उल्टा कहते हैं, वो ब्रेन ड्रेन उस वक्त हुआ और पूरे हिंदुस्तान से लोगों का जो असल दिमाग था वो कराची में आना शुरू हुआ और यहाँ वो बसना शुरू हुए। और फिर कराची ने देखा कि सिर्फ 15-20 सालों के अंदर अंदर ये हाल था कि मैं एक मौरख की पढ़ रहा था, एक गोरे थे उन साहब की, कि उन्होंने ये बताया कि वो जब 1960 और 65 में यहाँ थे तो वो ये चाहते थे कि उनको भी कराची में कहीं कोई घर मिल जाए, कोई घर ले लें वो, ताकि उनका इरादा ये था कि जब वो रिटायर्ड हो जाएं तो उसके बाद वो कराची में आके बसें। और आप यकीन कीजिए कि उन्होंने जो जगह पसंद की, आज वो कराची में कटी पहाड़ी का इलाका कहा जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी का इलाका था और बड़ा पुरफ़ज़ा मकाम था। तो उन्होंने सोचा था कि यहाँ रहा जाए। वो वक्त था कि कराची में दुनिया भर की एयरलाइंस अपने आती थीं, वहाँ दुनिया भर के सयाह आते थे। कराची के बीचेस और होटल्स जो थे वो इनकी माजगाह हुआ करते थे और पूरा पाकिस्तान उससे महजूज़ होता था, उससे लुत्फ़अंदोज़ होता था। कराची को रोशनियों का शहर कह दिया गया और कराची जो थी वो एक तरक्की की मनाजिल तय करता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता फिर एक 15-20 साल गुज़रे, फिर मुल्क जो है आधा बाजू हमारा कट गया, लेकिन उसके बावजूद कराची सहारता रहा, पूरे मुल्क को लेके चलता रहा। फिर कराची को नज़र लगना शुरू हुई, यह हमारे अमाल थे जो आगे आना शुरू हुए कि आहिस्ता आहिस्ता वही कराची जिसमें सारे हिंदुस्तान के लोग मौजूद थे, सारे पाकिस्तान के लोग मौजूद थे, जो अपनी अपनी बात भी करते थे और यहाँ रहकर मिलजुल कर एक नया कल्चर जिन्होंने डेवलप किया था, जो एक नई ज़बान तरतीब दी थी, जहाँ एक नया माहौल बना था, वहाँ इंतशार फैलना शुरू हुआ। वहाँ मैं और तू की जो एक जंग थी वो शुरू हुई और उसके बाद वो एक बटना शुरू हुआ। फिर कराची ने खून आलूद दिन देखे, खून आलूद शामें देखी, बहुत मुश्किल हालात रहे, बहुत मुश्किल परेशानियाँ रहीं। फिर वो एक सियासी मद्दोजज़र आता रहा और वो इनकलाबात आते रहे, तब्दीलियाँ होती रहीं, लेकिन कराची का नसीब नहीं बदला। कराची वहीं का वहीं खड़ा रहा, आहिस्ता आहिस्ता और बर्बादी की तरफ चला गया। वही कराची जहाँ घी के चिराग जला करते थे, वहाँ कचरे के ढेर लगना शुरू हो गए। वहाँ हमने देखा कि कत्ल व गारत गरी तो थी, इंसान की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन फिर हमने देखा कि और तरह की भी बर्बादियाँ आना शुरू हो गई। कराची के बारे में कहा जाता है कि 1960 में एशिया के अंदर सबसे पहला अंडरग्राउंड बनाने के लिए खुदाई का काम कराची में शुरू हुआ था और वहाँ आज ये हाल है कि वहाँ जो सर्कुलर रेलवे चलाई गई वो तक बंद हो गई, बसें नापैद। इसके अलावा जो सिस्टम है वहाँ का, जो आप ट्रैवल करते हैं, वो बर्बाद होके रह गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब ये तो खैर एक बहुत तवील दास्तान है, लेकिन हम सब लोगों का, ख़ासकर कराची वालों का और पाकिस्तानियों का आमतौर पर इस बात पर दिल दुखता है जब वो कराची के बारे में सुनते हैं कि इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में चंद बसें नहीं हैं जिनमें ट्रैवल किया जा सके, जहाँ कोई ट्रैवलिंग का कोई निज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम नहीं है। तो क्या हुआ? उसके बाद हमने देखा कि बल्दियाती निज़ाम जब आते हैं, वो आने के बाद वो कुछ और मिजाज की तरफ चले जाते हैं। हर शख्स अपनी अपनी सियासी दुकान चमकाता है, अपनी अपनी लिसानी दुकान चमकाता है और उसके बाद कराची वहीं का वहीं रह जाता है। अफसोस ये है कि कराची में दिल्ली वाले भी हैं, लखनऊ वाले भी हैं, कानपुर वाले भी हैं,
लाहौर वाले भी हैं, पेशावर वाले भी हैं, गुजरांवाला वाले भी हैं, हत्ता ये कि बंगाल और मालदीव और श्रीलंका वाले भी हैं, लेकिन कोई कराची वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख है कि कराची को लोगों ने ओन नहीं किया, कराची डिसओन हो गया। आज आलम यह है कि हम कराची की जब बात करें तो बात करने वालों को बहुत से मसाइल का भी सामना होता है, बहुत सी चीज़ों पर आवाज़ें उठती हैं, बहुत सी चीज़ों पर तासुब और लिसानियत की आवाज़ उठाई जाती है कि ये बात हो रही है। तो हमने सोचा कि आज इस मौजू पर जिस हद तक हम कर सकते हैं उस पर बात की जाए। हमने अपने 2 मेहमानों को मदऊ किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप ख़ुद कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, समाजी कारकुन हैं, आप जो है उस्ताद भी हैं, आपकी सियासी वाबस्तगी भी है, लेकिन असल वाबस्तगी जो अपने मुल्क से और अपने शहर से है उस पर आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ लंदन स्टूडियो में मौजूद हैं अशमा मोइन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दोस्तों हमारे साथ एक और हस्ती मौजूद हैं, कराची से मौजूद हैं, बहुत एक्टिव हैं, अपने तौर पे काम कर रहे हैं। इनकी एक वजह शोहरत तो बहरहाल शायरी भी है, लेकिन जो इनकी आजकल शोहरत बनी हुई है वो ये है कि इन्होंने कराची की आवाज़ उठाई है, कराची के हक़ में बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज़ और हर जगह नज़र आते हैं। इनके न सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि जो इनके अमल से जो कुछ इन्होंने काम किया उसका हमें फल भी नज़र आना शुरू हुआ। तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त कराची से पब्लिक एड कमेटी के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब नजीब अय्यूबी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नजीब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। तो हमारे साथ नजीब अय्यूबी साहब भी मौजूद हैं, इश्मा मोइन साहब मौजूद हैं। इश्मा, आप बहरहाल हम और आप दुखते हैं, हमारा दिल दुखता है जब हम देखते हैं कि कराची की जो सिचुएशन है, हम यहाँ बहुत मज़े से रह रहे होते हैं लेकिन हमें वो गलियाँ, वो सड़कें, वो मोहल्ले वो याद आते हैं जब हम कभी भी कुछ होता है, और हम जब वापस जाते हैं तो हमारे दिल बस बेकाबू हो जाते हैं जैसे हम कराची एयरपोर्ट से उतरते हैं। तो कराची क्या माने रखता है आपके लिए, पहले तो ये बताइए। बहुत शुक्रिया पहले तो सुहेल भाई आपकी दावत का, और ये टॉपिक बहुत ही हमारे दिल के करीब है, क्योंकि हम किसी भी मुल्क में जाके बस जाएं, हम रहें, लेकिन हम रहते उसी जगह को ओन करते हैं जहाँ हम पैदा होते हैं। पाकिस्तान धरती माँ कहें, पाक ज़मीन बोले, आप जो भी हम कहें, लेकिन जाहिर बात है हम एक सूबे से आए हैं, एक शहर से आए हैं जी। तो कराची हमारी जान है। फिर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इसमें भी बड़े झगड़े हो हाँ जाते जी, हैं। बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ा, जैसे स्कूल के बच्चे क्लास पे झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जाहिर बात है यहाँ रह के फिर हम वहाँ के जो हालात देखते हैं और अपने सामने कुछ सालों में हमने हालात बदलते हुए देखे हैं। ऐसा नहीं है कि कराची हमेशा से ही ऐसा था और वहाँ के हालात ऐसे ही थे। आप ही कहें कि कोई गरीब मुल्क है और उसका गरीब शहर है, एक बहुत ही अमीर शहर को हमने अपने सामने एक डिफॉल्टर्स में जाते हुए देखा है, गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हुए देखा है वहाँ के लोगों को, कि वहाँ स्लम इतने बन गए। और मैं कहूँगी इसका बहुत बड़ा जो सारा क्रेडिट है वो हमारी सियासत और जो पिछली सियासी जमातें हैं, इन सबको ही जाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं नजीब साहब को भी लेता हूँ। नजीब भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी यकीनी तौर पे। अच्छा, मेरा ख्याल है नजीब भाई की थोड़े से कनेक्शन में आगे पीछे हो रही है बात। जी नजीब भाई, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो नजीब भाई, हम डिस्कस कर रहे हैं लंदन में बैठ के कराची के मसाइल पर। ज़ाहिर है हमारा दिल दुखता है, हम परेशान होते हैं। हम बाहर बैठे हुए लोगों को पाकिस्तान से जो मोहब्बत है, कहते तो यही है कि बहुत ज़्यादा होती है, शायद हम इस बात का एहसास पाकिस्तानियों को दिला नहीं पाते, लेकिन कोशिश यही है कि हम चाहते हैं कि आपकी राय, आप वहाँ बैठे हैं, पब्लिक एड कमेटी जो है बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है कराची में, मुख्तलिफ मसाइल को उजागर कर रही है। आप मुझे बताइए कि बुनियादी कोई एक पहला मसला ऐसा क्या है कि आप समझते हैं कि वो सिरा है जो अगर हमें मिल जाए तो शायद आगे के मसाइल हम निपटाना शुरू करेंगे। सोहेल, आपने बहुत अच्छी बात की है कि वहां से जाए जहाँ है। जी, कराची का सबसे अहम मसला ये है सोहेल, आप भी महसूस करते होंगे कि कराची को कोई ओन नहीं करता। ये मैं समझता हूँ सबसे अहम मसला है। अच्छा, देखिए, कराची वालों को भी कराची को ओन करना है, और जो पूरा पाकिस्तान है भी कराची को ओन करना चाहिए।
सही। इसलिए कि जब अच्छा, हम कराची आपने एक बुनियादी बात कही, मैं आपको नजीब भाई, आपने कहा कराची को ओन करने का मसला। देखें, यही मैं सवाल इश्मा कह रहा था ना कि कौन करेगा ओन। मतलब अगर मैं इस बात पे फ़ख्र करता रहूं कि जनाब मैं फ़लाँ जगह से मेरा ताल्लुक़ है, फ़लाँ जगह से ताल्लुक़ है, तो कराची से ताल्लुक़ निकलेगा किसका फिर? देखिए, हर फर्द के ऊपर जो एक जिम्मेदारी है ना, हर फर्द की जिम्मेदारी लोग पूरी करने भी चले जाएं, लेकिन जब उनके बुनियादी मसाइल, जब उनके बुनियादी हुकूक उनसे छिन चुके हैं, और जो छिन चुके हैं जो हमें नज़र आता है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पानी नहीं है, और ये ऐसे कोई बड़े मसले नहीं है जो मैं पहली बार बता रही हूँ किसी शो पर। मतलब पाकिस्तान, कराची क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता है कि सबसे कहा जाता है कि सबसे गंदा शहर है कराची में, तो गंदगी इतनी होती है जगह जगह, पानी का मसला, खाने को नहीं, स्कूलिंग हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल, कोविड में पूरे पाकिस्तान के स्कूल खोले रहे, कहाँ पे नहीं खोले स्कूल, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट। जी, ये मसला रहा है सबसे बहुत हमें यहाँ होता था इंग्लैंड में बैठ के कि पूरा कंट्री बंद है और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट खुला है। हम स्कूल नर्सरीज खुले हुए हैं और पाकिस्तान में सब कुछ बंद है, सब कुछ खुला हुआ है, सिर्फ स्कूल बंद हो गए और बाकी पाकिस्तान भी खुल गया, सिर्फ कराची बंद है। अच्छा, ये बिल्कुल आपने सही कहा, एजुकेशन पे हम बात करते हैं। नजीब भाई, आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही हो तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि अच्छा ठीक है, नजीब भाई थोड़ा सा अभी उनको मसले मसाइल में चल रहे हैं। अच्छा चलें, हम बात करते हैं। हमारा एक बड़ा मसला ये है अशमा कि हर बात का जो ज़िम्मेदार है बहरहाल वो सियासतदानों को या सियासत को या पार्टीज़ को ठहरा दिया जाता है। ऐसा ही हुआ है कराची में भी? जी, थोड़ा ऐसा लगता तो है। अच्छा, हम अगर इस वक्त की हुकूमत को बोलेंगे तो कहना दुरुस्त नहीं है। 13-14 साल से तो यही हुकूमत है ना, यही चल रही है ना हुकूमत। नहीं, हाँ, नहीं, अगर हम फेडरल की बात करते हैं, लोग तो फौरन फेडरल पे चले जाते हैं ना। मसला कराची का है और आप बुरा भला कहेंगे फेडरल वाले 13-14 सीटें भी तो लेके गए ना कराची से। लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब तो हमारे पीपल्स पार्टी के ही है ना, वो सब तो चीजें वहीं रहेंगी ना। कराची का प्रॉब्लम ये है कि बजट सूबे के पास आ जाता है और आगे फिर बढ़ता ही नहीं है। छोटे छोटे काम कौन करेगा? अभी जो बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं और फिर कि हम बजट इस तरह बांटेंगे, व्हाटएवर दिस से। अच्छा, बल्दियाती निज़ाम पे आपने बात की, अभी उन्होंने ये कहा है कि हम तो पुराना वाला ही निज़ाम ला रहे हैं, 18 पुराना वाला निज़ाम भी तो देख लें। पुराना 2003 में जो करा, फिर उन्होंने उसके बाद जो करा, 8 में हुआ, जो 13 में हुआ, जो उन्होंने चीज़ें चेंज करते चले गए, वो तो सर उनके मफाद में ही है, सब उनके मफाद में ही है। कुछ भी हुकूमत के, कुछ भी किसी इंसान, वहाँ जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट क्या है? लोकल गवर्नमेंट के पास तो कुछ भी नहीं बचा। नहीं, लोकल गवर्नमेंट को डिलीवर करेंगे ना, अब ज़ाहिर है वो जैसे करेंगे ना, तो 13 साल से भी तो वो यही बात कर रहे थे, तभी तो लोग, सोहेल भाई एक बहुत बड़ा लंबा अरसा है 13 साल। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। 13 साल हम नई हुकूमत को 3 साल नहीं दे रहे। जो हुकूमत इस वक्त है, आप उसको 3 साल में कह रहे हैं कि महंगाई पे आप रो रहे हैं, आप उस हुकूमत को कहते हैं इस्तीफा दे दें, आप उस हुकूमत को कहते हैं आप चले जाएं। हर पाकिस्तान का जिस शहरी से बात करो कहते हैं ये गवर्नमेंट बड़ी खराब है, महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो इस वक्त ग्लोबल क्राइसिस है। ठीक है। अच्छा, नजीब भाई से भी हम बात करते हैं। नजीब भाई, आप क्योंकि कराची में बैठे हुए हैं, आप फेस कर रहे हैं, आप अभी भी मुख्तलिफ जगहों पे गए, मुख्तलिफ चीज़ें आप देख रहे हैं। हमने आपसे पूछा, बुनियादी मसला आपने कहा ओन करने की बात है, तो ये ओन करने के लिए क्या कोई इनकलाब लाना पड़ेगा, कोई तहरीक चलानी पड़ेगी, लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई? ओन कैसे करवाया जाए? देखिए, ओन करने का मतलब सिंपल ये है कि आप कराची में रहते हैं और जो कराची में नहीं भी रहता वो कराची के फंड से पूरे मुल्क को चला रहा है। जिस तरह आपने अभी कहा 95% हम सुबह सिंध को टोटल जो टैक्स है उसका कराची देता है 95% और पूरे मुल्क को देता है 76%। तो जब एक इतने परसेंटेज आप पूरे मुल्क में इस्तेमाल कर रहे हैं और कराची से ले रहे हैं, तो कराची की बेहतरी के लिए भी तो सोचे। अगर मैं देखें आज दिल बर्दाश्त होके अगर मैं ये बात करूं कि दुनिया जहान में तो मेट्रो चल रही है, पाकिस्तान में भी चलनी शुरू हुई, कराची के अलावा चलनी शुरू हुई। अच्छा, NFC अवार्ड में जो पैसे मिल रहे हैं वो कराची के अलावा सबको मिल रहे हैं। नौकरियां मिल रही हैं तो कराची के अलावा सबको मिल रही हैं। दीगर मराहत का अगर कोई फायदा उठा रहा है तो कराची के अलावा सब उठा रहे हैं। तो ये तो वो तमाम चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप अगर कराची में रहते हैं तब भी ओन करें और कराची के बाहर रहते हैं कहीं और भी रहते हैं किसी शहर में तब भी कराची को ओन करें, उसके अंदर अपना हिस्सा मिलाएं।
अब देखिए ना, मर्दमशुमारी में जब आपको आधा गिना जाता है, 3 करोड़ से किसी सूरत, ये दुनिया के तमाम इदारे ये बात कर रहे हैं कि इतना बड़ा मेगापोलिटन सिटी है और उसकी आबादी किसी तौर 3 करोड़ से कम नहीं है, और आप मानते ही नहीं, और आप जो है उसको 1.5 करोड़ गिनने की कोशिश करते हैं। तो आधी आबादी को आप खा के कैसे कह सकते हैं कि हम कराची के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? आपने तो आबादी को ही खा लिया। नहीं, आपने नजीब भाई मर्दमशुमारी के हवाले से बात की, मर्दमशुमारी का एक मसला चल रहा है, लेकिन आप इसको लेकर चल रहे हैं, आप सब लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये मैं एक और चीज़ नोट करता हूँ, कराची में ये हम सबको एक साथ क्यों नहीं, एक टेबल पे क्यों नहीं बैठ पा रहे? आप भी काम कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कह रहे हैं, लेकिन सब अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है सोहेल। होना तो ये चाहिए कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए इस वक्त, लेकिन अलमिया ये है कि जिन्हें कराची के नाम पे सीटें मिली हैं, अगर मैं बात करूं वफाक की, तो आपके पास 16 और बाकी 24 सीटें सूबाई की मिला लें, इतनी सारी सीटें हैं, और आपने कराची के साथ वफाई नहीं की है, नजर ही नहीं आते हैं किसी काम में। और अगर एमपीएम को सीटें मिली थी तो इंतहाई माजरत के साथ एमपीएम, पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये तमाम की तमाम एक पेज पे हैं कराची की गिनती को आधा करने पे। इसी तरीके से नौकरियों का मामला भी तो इन्हीं लोगों की वजह से कोटा सिस्टम जो है वो फॉर एवर हो गया ना। कोटा सिस्टम को 10 साल के लिए लाए थे भुट्टो साहब, 10 साल के बाद वो ज़ियाउल-हक ने बढ़ा दिया, ज़ियाउल-हक के बाद वो नवाज शरीफ ने बढ़ा दिया। अब हम ये समझ रहे थे कि जब 40 साल पूरे हो गए हैं तो ये खान साहब इसको खत्म कर देंगे, और एमपीएम इसको खत्म करेगी, क्योंकि एमपीएम का तो बुनियादी नारा ही ये था। इसी बुनियाद पे इतनी लाशें गिरी और कराची जो है। अच्छा नजीब भाई, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुख्तसर इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं इश्मा से जवाब लूंगा, वफाक के हवाले से भी बात करेंगी। आपने बताया कि कोटा सिस्टम का एक लफ्ज़ यूज़ किया, ये कोटा सिस्टम तो पाकिस्तान के हर सूबे में नाफिज होगा ना, हर शहर में, या ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ? हर शहर में नाफिज है इसकी एक, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी एक परसेंटेज है। लेकिन जब कराची सिंध के अंदर इस परसेंटेज को देखते हैं तो वो परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात देखिए, परसेंटेज कैसे खराब होती है। कराची के अंदर तो हर जगह का आदमी रह रहा है ना। सही। ये तो वो, मैं तो पाकिस्तान कहता हूँ, ये अब मिनी पाकिस्तान नहीं है, कराची ही पाकिस्तान है, बाकी तमाम जगहें मिनी है। तो जब कराची में आजाद कश्मीर का आदमी, पख्तूनख्वा का आदमी, सराइकी आधे से ज्यादा यहाँ आ गए, तो मैं तो कोई लिसानियत की बात नहीं कर रहा, मैं पिन पॉइंट की आजाद शुमार की बात कर रहा हूँ कि जब अच्छा नजीब भाई, आप यहाँ का बनाते हैं। नजीब भाई आपसे एक बात पूछूंगा मैं, सुनो, एक सेकंड, एक बात पूछूंगा आपसे कि अगर है सोहेल जी कैरी ऑन जी, जब डोमिसाइल यहाँ का बन जाता है तो वो फिर देखिए ना, नौकरियों पे फिर कौन आएगा? फिर यहाँ के लोग तो नहीं आ पाते, लेकिन क्योंकि बाहर के आए हुए लोग आपकी फैसिलिटीज को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को एंजॉय करते हैं, तो नौकरियां भी उन्हीं को चली जाती हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। मैंने असल में नजीब भाई आपसे पॉइंट ये पूछा इसीलिए था क्योंकि ये कोटा सिस्टम का जो तलवार हमारे सर पे पिछले कुछ 40 बरस से लटक रही है, इसने हमें बहुत बर्बाद किया, लेकिन इसने हमें एक हौसला ये भी दिया कि कराची वालों ने सरकारी नौकरियों को एक तरफ करके जो प्राइवेट सेक्टर को बूम दिया, वो भी कराची ने देखा और कराची में बाहर आई। जी इश्मा, बड़े सारी चीज़ें जमा हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। आपने जनाब बड़ी सीटें ली कराची से, सिंध से ली, और बहुत विफाक ने लिया, और पीटीआई ने वादे भी किए कि कराची में हम काम होगा और सब कुछ होगा। 3 साल गुजर गए, अभी हम देख रहे हैं, बहरहाल एक बस तो सर्विस शुरू हो गई, कुछ थोड़ा बहुत हमने देखा, लेकिन बाकी आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग कि कुछ चीज़ों को करने में टाइम तो लगेगा ना, लेकिन जो मंसूबे इन्होंने सालों से शुरू करे हुए थे और वो सालों से नहीं ख़त्म हो पा रहे जी, तो आपको लगता है कि इज़ इट वेरी इजी कि हम अगर विफाक कोई भी चीज़ करना चाहे इनके साथ, सूबाई हुकूमत के साथ, और वो हमें बहुत आराम से करने देगी? हमेशा दे हैड ऑलवेज हैड हर्डल्स, उनके पास कितने हर्डल्स पीछे आते गए। मैं ये नहीं कह रही कि 100% जितनों को सीटें मिली, जितने एमपीएज हैं, जो भी हैं, व्हाटएवर, कहीं ना कहीं अंदर गलतियां होती हैं। वो सब एकदम से उनके लिए भी एक बहुत बड़ा जंप था, इट वाज अ लीप फॉर देम एज वेल, सो एवरीवनस लर्निंग। हम थोड़े दिन पहले हमारे मिनिस्टर साहब आए हुए थे, आपको भी शायद पता है, केपीटी के हवाले से हमने बहुत अच्छी बातें सुनी। हमने कुछ चीजें हमें बज़ाहिर फौरन नजर नहीं आती, वो तो कहते हैं तख्तियां लगा जाते हैं, प्रोजेक्ट तो पहले लोगों के। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है।
कि हमें जो है ना देखें बिल्डिंग बनाने के लिए भी ना फाउंडेशन खड़ी करनी पड़ेगी और फिर ईंटें लगेंगी, सरिया लगेगा और फिर बिल्डिंग बनेगी। सही। अगर हम आप एक बिल्डिंग बनाने भी जाएंगे तो फौरन नहीं खड़ी हो जाती। उसी तरह से जो पिछले इतने सालों का खसारा जो है वो पीटीआई आहिस्ता आहिस्ता करके ला रही है। अब देखें ग्रीन लाइन की जब बात हुई तो ये अब उन्होंने वादा जो करा उस वादे को पूरा करा 3 साल के अंदर। उन्होंने जो पानी का भी कहा है कि 2023 तक पानी की लाइंस भी आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह वो भी वो डिलीवर करेंगे। अच्छा, ये जो ग्रीन लाइन है जो पूरे कराची के बीच में से गुजर रही है, जो कुछ मैंने भी देखा है, इससे लगभग कुछ 4 लाख लोग मुस्तफीज होंगे 3.5 करोड़ की आबादी में से। तो कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हमें इस पे भी शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी ऑप्टिमिस्टिक होके बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितने लोग सुन रहे होंगे, कितने लोग इसे पॉजिटिव ले, नेगेटिव, लेकिन 13 साल से तो एक बहुत ही छोटा सा फिक्रा चल रहा है। सबके मुंह से ही सुन रहे हैं अक्सर आजकल। 13 साल में 13 बसें तो आई नहीं। तो फिर आप ये सोचो ना, वो 4 लाख लोग भी उतना ही 40 रुपए किराया देके एसी वाली बस में ट्रैवल करेंगे। सही। नजीब भाई, क्या आप लोग बात करते हैं सिंध हुकूमत से, विफाक से, पब्लिक एड कमेटी ने कोई मीटिंग्स की, कुछ उनके सामने तजावीज़ पेश की, कुछ किया, या खाली हम एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, हमने पहले तो गुफ्तगू का रास्ता ही अपनाया है और अभी भी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम गवर्नर हाउस गए हैं, हमने धरना दिया है, मुलाकात की है उसके बाद गवर्नर साहब से, जब जुबैर साहब थे उस वक्त भी हमने ये सारे मामले रखे। हमारे पास वजीर आला साहब इस वक्त मौजूदा, वो खुद चल के आए और पीटीआई के जिम्मेदारान भी मुख्तलिफ हवालों से आते रहते हैं। तो वी आर ओपन फॉर एवरीबडी, ठीक है ना। तो वो गुफ्तगू तो चल रही होती है। अच्छा, फिर इसी तरीके से मामलात भी, अभी तजावीज मांगी थी बल्दियाती कानून पे, तो 4 नवंबर को हमने कुछ 23-24 नुकाती तजावीज दी हैं और मामला ये हुआ कि वो सारी तजावीज जो है वो रद्दी की टोकरी में चली गई और एक बिल्कुल अजीब इख्तियारात को छीनने वाला एक निजाम ले आए। अच्छा, ग्रीन बसेज ये जो आई हैं, ये वफाक का, चलो मैं तो शुक्रिया उस वक्त भी हमने अदा किया था, लेकिन देखें असल में बात ये है कि एक तरफ मुकाबला करते हैं हम छोटे से नेमतुल्लाह खान का, जिसके पास कोई मरकजी हुकूमत नहीं थी, तो वो 365 बसें लेके आए थे, ठीक है ना, 2 हिस्सों में, यानी एक दफा 160 बसें और उसके बाद पूरा फ्लीट उतारा, तो ये 365 बसें वो उस वक्त की कराची की जरूरत थी, लेकिन बजट भी था उस वक्त आपके पास, अब बदल गए। तो अब ये जो बसें हैं, देखिए इसको तो पीपल्स पार्टी ने नुकसान किया। इन्होंने तो चलो यहाँ तक पूरा कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो इसके बाद ऑरेंज लाइन आगे शुरू करनी थी ना, उस पर कोई काम नहीं हुआ। यानी एक वादा पीपल्स पार्टी पूरा नहीं कर सकी है और यही मुश्किल शायद पीटीआई को भी हो रही है उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाने में। तो असल मजे तो पीपल्स पार्टी के लगे हुए हैं कि वो मर्दमशुमारी में भी पीटीआई की कमर के पीछे जाके छुप जाती है कि चलो बेड़ा गर्क हो रहा है तो कराची वालों का हो रहा है और सहूलियात नहीं मिल गई तो कराची वालों के। मैं तो पूरी अपोजिशन को ये कहता हूँ कि आप इतनी कमजोर अपोजिशन है, इतनी कमजोर है कि कोटा सिस्टम आपके हाथ से चला गया, आप कुछ नहीं बोले। आप कराची के बल्दियात का ऐसा निजाम लेके आ रहे हैं कि जिसमें वडेरा शाही है, टोटल वडेरा, यानी वहाँ नाजिम जोकियों को, अपने आदमी को आप मार देते हैं सिर्फ वीडियो बनाने पे, और वो लड़की को आप वहाँ पर जिंदा दरगोर कर देते हैं सिर्फ उसने जो है ना अपने शौहर से और वडेरे से इस तरह की बात की थी। फिर आप कितने की मिसालें मैं आपको दूं, तो वो जो कल्चर है सदियों का, उस सदियों के उस कल्चर को आप कराची शहर पे जो नजीब भाई आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी तरफ इशारा किया है आपने, बिल्कुल सही बात कही है। ये कोटा सिस्टम की लटकती हुई तलवार, ये मसाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल मौजूद हैं और मुझे और आपको ही इसका हल निकालना है। वो शाह साहब के पास तो शायद गालिबन जो कैलेंडर है वो लीप ईयर वाला है जिसमें 29 फरवरी हर 3-4 साल के बाद आती है, शायद इसलिए वो कह देते हैं कि हर 2 साल के बाद अब 17 बसें आ रही हैं और अब 36 बसें आ रही हैं और अब इतनी बसें आ रही हैं। वो बसें तो पता नहीं कहाँ गई, लेकिन यकीनी तौर पे कराची के लिए मैं और आप इस बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, बात ये हो रही है, देखिए हमने एक ऐसे मौजू को छेड़ा है जिस पे कोई 50 प्रोग्राम भी किए जाएँ तो शायद कम होंगे, और प्रोग्राम्स खाली करने का मसला नहीं है। मसला ये है कि मैं ये चाहता हूँ, हमारा इस्लाम चैनल ये चाहता है कि ये मौजू, ये टॉपिक आप तक भी पहुँचे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप अपना सवाल रेस कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। हमारे मेहमानों से अगर आप बात करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, हमारी टेलीफोन लाइंस भी खुली होंगी, आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, गुफ्तगू हो रही है कराची के सुलगते हुए मसाइल।
हल तो बहुत बात की बात है, अभी तो हम सिर्फ उन मसाइल को उजागर करने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के बाद हमें दोबारा ज्वाइन करने के लिए, हम आज बात कर रहे हैं कराची के सुलगते मसाइल के हवाले से। और ये कराची की बात हो रही है, ये कराची, वो कराची जिसके साए में तमाम हिंदुस्तान पाकिस्तान से आए हुए लोग बसते हैं, जो उस शहर को अपना समझते हैं और ये शहर जिन्हें अपना समझता है। यहाँ किसी ज़ात, बरादरी, नस्ल या सूबाइयत या लिसानियत की बात नहीं हो रही, सिर्फ़ उन मसाइल की बात हो रही है जो जेनुइनली कराची के मसाइल हैं। हमारे साथ कराची से नजीब अयूबी साहब भी मौजूद हैं, अशमा मोइन साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं। नजीब भाई की तरफ चलते हैं। नजीब भाई, आपसे आपने तज़किरा किया कि एक अच्छा दौर नेमतुल्लाह ख़ान साहब का गुज़रा, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी एक दौर गुज़रा, कराची ने वो दौर भी देखे। वो दो अदवार जो थे वो बहुत शानदार अदवार थे। मैं नेमतुल्लाह ख़ान साहब ने तो बहरहाल एक इब्तिदा रखी और उन्होंने पहला पत्थर रखा, और उन्होंने जिस तरह, जिस अंदाज़ से उन्होंने काम किया वो तो उसकी तो नज़ीर नहीं मिलती। इससे पहले भी मेयर अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के दौर में हम देखते थे कि वहाँ एक बहुत डिफरेंट अंदाज में काम हुआ। नेमतुल्लाह ख़ान साहब तो ने काम किया, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी काम किया। तो इसके पीछे क्या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की पॉलिसीज़ थी, क्या उनका दिमाग था, क्या उनकी तरफ से दी गई सहूलतें थीं, या क्या था, ऐसा क्या हुआ था? देखें, आपकी बात पे आता हूं मैं कि जो नेमतुल्लाह साहब के दौर से पहले मेयर अफ़गानी साहब का दौर था जी, वो दौर दरअसल कराची की तारीख का एक सुनहरी दौर था। उसमें तो कोई आमरीत इस तरह की नहीं थी ना। सही। उसमें जो अफ़गानी साहब ने प्रोजेक्ट शुरू किए, वो प्रोजेक्ट इंतहाई कम वसाइल में उन्होंने औरंगी टाउन को पानी दिया और हब डैम, ये सारी, ठीक है, वो बुनियादी काम वहां हुआ। और उसके बाद एक्सीलरेट हुआ नेमतुल्लाह साहब के दौर में। और खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती कहें कि आमराना दौर में सबसे ज्यादा बल्दियाती इख्तियारात मिले हैं। जब परवेज मुशर्रफ का दौर था 2001 का, तो उसमें सबसे ज्यादा, यानी उस वक्त का बजट नेमतुल्लाह साहब के पास 4 अरब रुपए का था। तो 4 अरब से 41 अरब रुपए नेमतुल्लाह खान साहब ने किस तरीके से बनाए, वो इस तरीके से बनाए कि मुख्तलिफ जो इदारे कराची में काम करते हैं, लाइका KPT, ठीक है, स्टील मिल और ये सारे इदारे जिनकी गाड़ियां घूमती हैं, जो यहाँ से पैसे ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन पे जिम्मेदारियां डाली कि आप ये ओवरहेड बनाएंगे और ये फला बनाएंगे और रोड निकालेंगे और ब्रिज बनाएंगे। और इसी तरीके से जो बिलबोर्ड की कमाई होती थी, वो पता चला वजीरों के बिलबोर्ड होते थे 40-40, एक पैसा नहीं देते थे। नेमत साहब ने वो काम किया कि अपनी टीम को लगाया कि इनसे टैक्स लो। टैक्स लेके 4 फ्लाई ओवर जो है ना वो बने, यानी FTC का फ्लाई ओवर टैक्स से बना। ये सारे टैक्स पहले गवर्नमेंट की मद में आने चाहिए थे, लेकिन चूंकि ये वुज़रा के होते थे तो वो आते नीचे छुपा लेते थे, फंड ही नहीं देते थे। तो जमात इस्लामी ने जो काम किया वो आमरीत वाला काम नहीं है। असल में क्रेडिट जाता है टीम को, जो ये कहता है ना कि आदमी तो ईमानदार है, अब टीम अगर बेकार है तो क्या करे। ये उस फलसफे की नफी भी होती है कि आदमी भी ईमानदार होना चाहिए और टीम भी ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, तो नीचे एक काउंसलर तक सबने ईमानदारी से काम किया, तो वो सुनहरा जगमगाता दौर नजर आया कि जिसमें हम कहते हैं कि बाबाए कराची नेमतुल्लाह खान। ठीक है, ईमानदारी। मुस्तफा कमाल साहब ने तो उस चलती हुई ट्रेन को आगे बढ़ाया। नेमत साहब ने 4 अरब रुपए के बजट को 41 अरब किया और अच्छा खासा बजट छोड़ के गए, जिस बजट से तख्तियां लगी फिर दूसरे आने वाले लोगों ने। चलो, ये तो हर दौर में होता है और होना चाहिए, कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, और यही इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, इनको भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन साहिबा बात कर रही है? जी, मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कुरान हकीम में वाज़ेह हमें हुक्म दिया गया है कि जब तक हम अपनी हालत नहीं बदलने की कोशिश, अपनी हालत बदलने की नहीं करेंगे तो हमारी हालत नहीं बदल सकती। तो अगर हम सरेंडर करेंगे, हमेशा इन्हीं पॉलिटिशियंस के हाथों सरेंडर होंगे,
तो हमेशा हमारे हालात इसी तरह रहेंगे, क्योंकि अगर कोलेक्टिवली वहाँ के लोग, पीपल हु हैव से, हु हैव पावर, जो लोग थोड़ा जानते हैं, वो अगर इकट्ठे होकर इन पॉलिटिशियंस को सरेंडर करें और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करें, थोड़ा टाइम अपनी कम्युनिटी को देना चाहिए हम लोगों को। बहुत अच्छी बात कही आपने इश्मा। देखें, ये एक अवामी रद्द-ए-अमल, अवामी सोच आ रही है कि असल में मैंने जो शुरू में कहा कि हम एक टेबल पे ही नहीं बैठते, तो हम एक घर के अंदर अगर मसाइल होते हैं, फ़र्ज़ करें एक घर है, उसके अंदर 4 भाई रहते हैं और मसाइल हैं, और वो आपस में बैठ के तय नहीं करते कि भाई घर का दरवाज़ा यहाँ होगा, ये नहीं होगा, छत पे से ये होगा, ये होगा, तो फिर कैसे मसला हल होगा? कराची को जो है ना, हम कब से ये चीज़ देख रहे हैं, कोई कराची को सूबा बनाना चाहता है, कोई कहता है हमें दे दो, हम सूबा बना के ठीक कर लेंगे, कोई कहता है हम इसका बजट दे दो, हम इसके बजट से पूरा सिंध ठीक कर लेंगे। कोई कराची के पैसों से कराची को ही नहीं ठीक करना चाहता। सारी बातें, हर कोई अपनी सियासत कर रहा है बस कराची के साथ। सही। तो लेकिन जो अभी जैसे बात हुई कि नेमतुल्लाह खान साहब ने तो अपना काम करके दिखाया ना, और उनके काम इस कदर बड़ा काम था, वो इतना आगे ले गए थे उस काम को। मुस्तफा कमाल साहब ने करा। जी बिल्कुल, फिर वो ज़ाहिर है हमने अपनी आंखों के सामने देखा है सब कुछ अपने कराची में होते हुए, फिर चीजें बुरे से बुरे चली गई। कहूँगी कि पिछले 13 साल जो गुजरे हैं, 13-14 साल, आई थिंक इसमें बहुत हम खसारे में चले गए कि हमारे डिपार्टमेंट्स के ऑडिट नहीं हुए। जब डिपार्टमेंट के ऑडिट खत्म हो जाएंगे तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्या इनकम जनरेट हुई है, क्या रेवेन्यू आया और क्या एक्सपेंडिचर है। कराची जो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है, आप उधर से पैसे ले लें और आप वापस ना डालें, ये तो आप अपने घर में भी वही करेंगे ना कि आपका बिजनेस, आप बिजनेस से पैसे निकाले ही जाए और आप बिजनेस में वापस ना डालें। एक बहुत ही कॉमन थिंकिंग है, और जो एक आम इंसान भी वही बोलेगा कि हमें फिर लेकिन सरेंडर करना पड़ते नहीं पॉलिटिशियंस के आगे, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, फिर चाहे पीटीआई आ जाए, चाहे एमकेएम थी, और जब इनमें से जिसको ज़्यादा सीटें मिल जाए, जिसको ज़्यादा सीटें ना मिले, वो अपोजिशन बन जाती है और फिर वो दूसरी हुकूमत को भी काम नहीं करने देती। अच्छा, ये जो 18 टाउन्स बनाए गए हैं दोबारा से, तो ये पहले भी तो 18 टाउन्स थे, तो इससे ये क्यों तासुर जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा होगा? मैं तो ये कहूँगी कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ही हो रहा है, कोई फ़ायदा होगा नहीं। जो लोग एक नई बात करें, एक नया निज़ाम, नया नाम ले आए कि नया बल्दियाती निज़ाम, उसी तरह का सारा कुछ निज़ाम है, थोड़े से उसमें अप एंड डाउन करके कि अच्छा जी आप कचरा उठा लें, कर दी, हाँ, कुछ बस आप कचरा उठा लें और हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले होता था कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। आधे ज़्यादा कराची में तो सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही काम कर रही हैं, प्राइवेट चैरिटीज ही काम कर रही हैं, प्राइवेट फाउंडेशंस काम कर रही हैं। मतलब कराची में आलम ये है कि खाना जो है वो प्राइवेटली खा रहे हैं, सिक्योरिटी प्राइवेटली हो रही है, कचरा प्राइवेटली हुआ था, प्लेन क्रैश हुआ, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। अगर ईदी साहब कराची को एम्बुलेंस ना देके जाते तो हमारे पास तो कोई मर जाए, हमारे पास एम्बुलेंस नहीं बुलाने के लिए। बहुत अच्छी बात की। अच्छा नजीब भाई, आपसे जो सवाल है, बल्दियाती तरमीमी बिल आया, काला कानून कहा गया इसको, और लेकिन बात तो वही है कि वो 18 टाउन्स बना दिए उन्होंने, आपको सहूलतें दे दी, ज़्यादा जो है आपके जो है नाज़मीन हो जाएंगे, ज़्यादा नायब नाज़मीन हो जाएंगे, ज़्यादा काउंसलर्स हो जाएंगे, तो ज़्यादा काम होगा। क्या ख्याल है? आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे शहर में रहते हैं, आई थिंक लंदन में रहते हैं, यूके है, दुनिया को गाइड करता है। ये कानून है क्या, पहले ये समझ लो। कचरा चुनने के लिए मुलाजिम चाहिए, इसलिए 11-18 टाउन कर दिए, लेकिन कचरा उठाने के लिए जो मुलाजिम चाहिए, कचरा डंप करने के लिए अख्तियार सूबाई गवर्नमेंट ने अपने पास रखा है। यानी डंप करके जो पैसे मिलेंगे फी किलो कचरा के, वो मिलेंगे सूबाई हुकूमत को। अब आ जाइए दूसरी तरफ कि जितने अस्पताल हैं, सूबाई अस्पताल कराची के, अब्बासी शहीद 1950 में बना था, उसके बाद ना वफाक ने ना सूबे ने कोई अस्पताल नहीं दिया है। आपको मालूम है ये बात? अफगानी साहब वो उस वक्त बना था, 1950 में इसका संगे बुनियाद रखा गया था, और इनकी तनख्वाहें भी हाफिज नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी ने जाके दिलवाई है 6-6 महीने की, और हुकूमत में नहीं है वो। लेकिन बात यह है, इसी तरह चिल्ड्रन अस्पताल है, वो एनजीओ के हवाले कर दिया है। इनके पास चलाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन पूरे कराची के जितने अख्तियारात थे, यानी ये छोटी बड़ी डिस्पेंसरियां 250 बनती हैं, बड़े अस्पताल 6 बनते हैं जो कि कराची बल्दिया चला रही थी, ठीक है ना। इनमें डॉक्टर को इंतखाब लगाते भी थे, अच्छे से अच्छा इंतजाम की कोशिश करते थे जब हम थे। उसके बाद तो बेड़ा गर्क हो गया।
अब ये सुबह अपने पास इसलिए लेके जा रहा है, ये भी ले लिया, फायर ब्रिगेड का निजाम पहले चला गया, अस्पताल अब चले गए, तालीमी इदारे आपको बताऊं 16 साल से एक भी नहीं बना। नेमतुल्लाह खान ने 34 तालीमी इदारे बना दिए थे, इसलिए कि वो समझते थे कि तालीम हमारी बुनियादी जरूरत है। लोगों के हाथ से कलाशनकोफ निकाल के तालीम और किताब उनके हाथ में दी जाए, कलम दिया जाए। तो अब सारे वसाइल आपने ले लिया। अच्छा, सिंध का इदारा था, कराची का इदारा केडीए थी, मेरे सोहेल इस बात को समझो, केडीए को बना दिया सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, केएमसी को भी खत्म कर दिया। वाटर बोर्ड हमारा इदारा था, वाटर बोर्ड को खत्म करके अब उसके ऊपर सूबाई अपना आदमी लेके आ गए। तो आपने कराची में तो कोई भी इदारा नहीं दिया ना मेयर के पास। दुनिया के जितने बड़े शहर होते हैं, आपके अपने यहाँ देख लीजिए, मेयर को क्या इख्तियारात होते हैं, किस तरीके से तमाम मामलात का वो बाप होता है। मेयर जो होता है वो शहर का बाप होता है। जब तो बाबा कराची कहते थे नेमतुल्लाह खान साहब को, ठीक है ना, और अफगानी साहब को बाबा कराची कहा जाता था। ये लोग कराची के बाप थे। अब कराची के साथ उन्होंने बाप का रवैया रखा, तमाम पार्टियों को मिला के चले, लेकिन इन्होंने तो लसानियत का बीज बोया है। वजीर आला की तकरीर पे शर्म आती है जो उन्होंने कहा कि हमारे पास क्योंकि अक्सरियत है तो जो मर्जी हमारी करें। तो फिर ये तो जाती है ना, आप किस जगह खड़े होकर ये बात कर रहे हैं? लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं जी। और उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में हवा दी उन्होंने लसानियत को, ताकि एक तरफ महाजिर का नारा खड़ा हो जाए दोबारा से और एक तरफ जो है वो सिंधी महाजिर। अब ये झगड़ा करवाना इनका बुनियादी मकसद है। वसाइल आपने बल्दियात में कोई नहीं दिए। एक और अहम तरीन बात, मौत मैयत का सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट ये पहले बनाते थे यूसी चेयरमैन, तो वहां से आमदनी होती थी। आपने ये भी इख्तियार वापस ले लिया। तो आप आमदनी दे नहीं, पैसे दे नहीं, और आप कहें कि आप कचरा उठाएं और अपने वसाइल, तो वसाइल कहाँ से लाएंगे? मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि ना हॉस्पिटल्स बने हैं मजीद, और जो थे वो हथिया लिए गए, ना तालीमी इदारे बने हैं, नए जो थे वो भी हथिया लिए गए। आज आलम यह है कि कराची के हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो सब गैर मुकामी हैं। जो कराची के जो तालीमी इदारों में जो प्रिंसिपल्स अहबाब लगे हुए हैं वो सारे गैर मुकामी हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए हैं टाउन्स में वो सब भी गैर मुकामी हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ नजीब भाई? आप ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यानी ऐसा भी हमारी नजर में आया है कि पहली बार कराची आके वो देखने के लिए निकलते हैं कि मेरी सीट कौन सी है और मुझे कौन सा इलाका अलॉट किया गया है, और उसके बाद यहाँ फिर बंगले बनते चले जाते। तो ये मैं ज्यादती की बात कर रहा हूँ जी। इश्मा कुछ ऐड करना चाह रही हैं? एक सेकंड, इश्मा से भी बात करना जी। दे रहा है, आप इसके साथ इतना बेईमाना सुलूक क्यों कर रहे हैं? नजीब भाई एक मिनट में आपसे राय लेता हूँ, लेकिन इश्मा से भी। कि जैसे अब मैं सरकारी स्कूलों की बात करूँ तो बहुत सारे सरकारी स्कूल तो ऐसे हैं वहाँ पे कि जो खुलते ही नहीं है। आप सिर्फ कराची की बात करें, अगर सिंध हुकूमत की हम बात करें, लाड़काना चले जाएं, आप इंटीरियर सिंध कहीं भी चले जाएं, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास गोस्ट स्कूल है बिल्कुल। आप वही वाली बात है कि अगर आप जब बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं ना, तो मेयर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज भी होनी चाहिए और मनी कंट्रोल भी होना चाहिए उनके पास, कि दे शुड कंट्रोल द पावर थ्रू एवरीथिंग। वो अपने एरियाज को बजट दें। और फिर जैसे हमारे यहाँ अब 18 टाउन तो बना दिए, 18 नए टाउन उन्होंने बना दिए हैं। 18 नए टाउन, 18 नाजिम, नाइब नाजिम, सब कुछ उन्हीं के वही कोटा सिस्टम अगेन होगा। फिर उन्हीं के लोगों को भर्तियां हो जाएंगी, वही सारे लोगों की सैलरियां हो जाएंगी। काम कौन करेगा लेकिन 18 टाउन में? हाँ ठीक है। इसमें हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट के तो ज़ाहिर अभी कोई नुमाइंदा नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि अगले प्रोग्राम में किसी और को भी लाएं, उनसे भी बात करें। इस पर तो हम करते हैं। अच्छा, जो के इलेक्ट्रिक है, जो कराची का जो इलेक्ट्रिक का मसला है, एक दौर था हमने और आपने बचपन में हम लोगों ने सब ने देखा, बहुत कम बिजली जाया करती थी, कभी कभार चली गई, जाना फिर शुरू हुई, बाद में बहुत जाने लगी, फिर सुना नए प्लांट लग गए, सब कुछ हुआ। इलेक्ट्रिक का मसला प्राइवेट कर दिया गया, तब भी हल नहीं हुआ, तो कैसे होगा ये? वैसे ही सोच रही हूँ कि जिन इलाकों में बिजली बड़ी वैसे मजाकिया बात है ये कि जिन इलाकों में बिजली जानी चाहिए वहाँ चली जाती है और जिन इलाकों में नहीं जानी चाहिए वहाँ नहीं जाती। एक ये भी बात है कराची में, सही कि कराची, आधा कराची जो बेचारा गरीब आवाम के पास है, उन इलाकों में बिजली चली जाएगी, और जो हमारे सारे माशाल्लाह से उन इलाकों में नहीं जाती, उन इलाकों बड़े इलाकों में नहीं जाती। हमने तो पहाड़ भी बड़े जगमगाते देखे हैं कराची में। अच्छा नजीब भाई, आपने एक पूरी जंग लड़ी के इलेक्ट्रिक के हवाले से, आप लोग कामयाब भी हुए, अब भी काफ़ी मसाइल हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ये बात तो अच्छी है सोहेब कि के इलेक्ट्रिक की आपने बात की। के इलेक्ट्रिक से पहले मैं एक छोटी सी 1 मिनट की बात करूंगा टाउन के ऊपर। टाउन का निजाम इन्होंने कहा कि 45,000 से लेके 75,000 और 1 लाख तक आबादी होगी। अब उसमें गेम क्या है? गेम ये है कि जो 40-45,000 है वो तो गोठों को आप देंगे, और जो सेटल्ड आबादी है लाइक फतेहपुर, नाथनाबाद, नाजाबाद, गुलशन इकबाल, ये सेटल्ड 1 लाख पे चली जाएंगी। तो 5 लाख बजट मिलेगा कच्ची आबादी के लिए भी और 5 लाख सेटल्ड आबादी के लिए भी। तो अगेन पैसे फिर सिंध के अंदर चले गए। कराची के लिए, कराची के पैसे उठ के ज्यादा यूसेज की वजह से कहाँ चले जाएंगे? सिंध में। तो आप एक और डकैती मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब आ जाओ के इलेक्ट्रिक के ऊपर। के इलेक्ट्रिक में अल्हम्दुलिल्लाह जवाब खिलाफ, देखिए के इलेक्ट्रिक थी पहले के कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, तब भी वो कराची का इदारा था, इतना बुरा नहीं था, काम हो रहा था। 17 अरब रुपए, खंभों की कीमत भी नहीं बनती, 17 अरब रुपए में आपने बेच दिया। किसको बेच दिया? बाहर की कंपनी को। कंसोर्शियम आया, रातों रात आपने बेच दिया। और जो के उस वक्त के का जिम्मेदार था उसको नेपरा का वो बना दिया आपने जिम्मेदार। तो डील के आपने पैसे बनाए। अब सूरत ये है कि 27 रुपए फी यूनिट बिजली नहीं मिल रही हमें। अच्छा। इसने के इलेक्ट्रिक ने इतना माफिया जनरेट कर दिया है कि जो 2.25 रुपए बिजली का यूनिट था एज ऑफ टुडे वो 27 रुपए में मिल रहा है। और फिर भी आप तो ठंडे कमरे में बैठे हैं ना। वो शायर क्या कह रहे थे कि देवता बन जाइए, वो है ना, देवता बनने की हसरत में मोहल्लक हो गए, जमी पर आ जाइए, आदमी बन जाइए। तो हम तो यहाँ आदमी बने हुए हैं, आप लोग जरा नीचे आइए ठंडे कमरों से बाहर। तो हम ये भुगत रहे हैं कि सर्दियों में भी लोड शेडिंग है और गैस नहीं आ रही चूल्हे के अंदर। तो अच्छा, ये तो पूरे मुल्क के मसाइल है ना, ये तो पूरे मुल्क के मसाइल है इस वक्त। भरपूर जद्दोजहद की और पैसे वापस दिलाए। इस वक्त भी पब्लिक एड जो बनी है बुनियादी तौर पे के इलेक्ट्रिक के मजालिम के खिलाफ जो ओवर बिलिंग है, रोजाना हमारे सेक्रेटेरिएट में दसियों लोग आते हैं जिनको ओवर बिलिंग में फंसा देते हैं, लाखों रुपए के बिल, और वो हम सही करवा रहे होते हैं। हम शनाख्ती कार्ड बनवा रहे होते हैं, हम सुई गैस की कंप्लेनें अटेंड कर रहे होते हैं। ये हालांकि हम कौन है, हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमारे पास सीटें नहीं है, लेकिन हम एज ए NGO एक शहरी और बल्दियाती मसाइल को हल करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे सियासी जमात अगर यही काम दूसरी सियासी जमातें करें तो मैं समझता हूँ माशरे में बेहतरी भी आएगी। अच्छा, के इलेक्ट्रिक का मामला ये है कि जो आरिफ नकवी आपके लंदन नहीं आ सकते, सबसे बड़ा जुर्माना आपके यहाँ, वेरी गुड कि आप लोगों ने यहाँ लगाया, और उसके बाद दुबई के अंदर इनको सजा हुई, इनके हाथ में ट्रांसमीटर लगा के छोड़ा हुआ है कि कहीं ये जा नहीं सकते, लेकिन ये वजीर आजम की काबीना के अंदर बैठते हैं, किचन कैबिनेट के अंदर। जितनी मराहत होती है आरिफ नकवी की कंपनी को मिल रही होती है, और सबसे ज्यादा फंड ये देते हैं कि इलेक्ट्रिक वाले खान साहब को। तो सवाल तो बनता है ना कि ऐसा आदमी जो दुनिया भर के अंदर, जिस पर किताब आ चुकी है भाई, हॉट सेलर बुक बन गई है वो, अच्छा। कि जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि इसके फ्रॉड से आप तरीके सीखें, ठीक है। अच्छा नजीब भाई, लेकिन देखिए सवालात तो उठेंगे, आपसे भी बात होगी, आपने भी माशाल्लाह आप लोगों ने सब मिलकर किया, बहुत स्ट्रगल हुई, जमात इस्लामी का बड़ा काम है, बहुत कुछ हुआ। और दूसरी तंजीमों हम एक और बात बताते चलें कि आज हमारे यहाँ कुछ अहबाब मौजूद हैं जो मुख्तलिफ हवालों से अपनी बात कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह और दूसरे अहबाब को भी मौका देंगे ताकि वो भी अपनी बात कह सकें। गवर्नमेंट के भी कोई इदारे का कोई नुमाइंदा यहाँ मौजूद नहीं है, हो सकता है वो इसका हमें और अच्छी तरीके से जवाब दे सकें। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम उनको भी बुलाएंगे। लेकिन हमारा असल में जो अलमिया था, जो दुख था, वो ये है कि हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो मसाइल देखें, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह वो एक दौर था कि वो आते हो, आग लगाते हो, चले जाते हो, मेरे दिल को कराची समझ रखा है। तो वो वाला मसला तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया काफ़ी हद तक कि अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो गई। और अब हम देखते हैं कि कम से कम ये बुनियादी मसाइल जो इस वक्त बहुत तेज़ी से सर उठा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, वो सामने मौजूद हैं और उसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से नजीब भाई से भी बात हुई, अशमा आपने भी बताया, ये जो अभी ग्रीन लाइन शुरू हुई है एक सर्विस, ये बहरहाल जैसे चलिए आपने कहा कि चलिए 4 लाख ही सही, लेकिन कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है। और आप क्या समझते हैं, और कोई प्लान्स हैं आगे इसके अलावा भी कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए? वफाक ने कुछ सोचा है कराची का? इसके बारे में तो मैं कुछ ख़ास जवाब नहीं दे सकती, बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने सुना था ना कई और भी लाइंस आ रही हैं, जो ऑरेंज लाइन और ब्लू लाइन, और वो 6 जैसे एक रोया ये बना है, ऐसे ही 6 और
कराची शहर में बनेंगी तो वफाक और सूबाई हुकूमतें मिल के इस पर काम करें। अगर सूबाई और वफाक मिल जाए ना तो मैं कहती हूँ क्या कुछ नहीं हो सकता। सही कि अगर वफाक के पास जो प्लान्स हैं और सूबाई हुकूमत उनको प्रॉपर उनके साथ कंसल्टेशन करके चलें, और हमारे पास प्राइवेट कंपनीज इतनी ज़्यादा हैं माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा, और बाहर से इतनी इन्वेस्टमेंट्स आने को तैयार हैं कि जो काम हमारे खुद के अंदर के लोग नहीं कर पाते वो बाहर से लोग आके करना चाहते हैं। सही, तो ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा, मैं पिछली दफ़ा अभी इसको देख रहा था, नजीब भाई भी मुझे सेकंड करेंगे इस बात पे कि नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में दो चीज़ें ऐसी हुई थी जो इससे पहले नहीं हुई थी। वो एक चीज़ ये हुई थी कि जो बिल बोर्ड्स लगते हैं और जो होर्डिंग्स लगती हैं, इसका जो रेवेन्यू जनरेट किया था, इससे इन्होंने हर साल ये तय किया था कि एक पुल बनाएंगे और हर साल उसकी आमदनी से एक पुल बना था। और इसके अलावा उन्होंने जो लोकल बिजनेसमैन थे इनको इंटरेक्ट किया था और इनको शामिल करके भी कुछ जगहों से फंड्स डेवलप किए, तो पैसा तो निकलवाया जा सकता है ना। तो यही कह रही हूँ ना मैं कि अगर आप उस रेवेन्यू को आप लोकल गवर्नमेंट के साथ ही रहने दें, जब सूबाई हुकूमत, जैसे अभी नजीब भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि जब आप सूबाई हुकूमत को पैसा दे देंगे, रेवेन्यू जनरेट करके सूबाई हुकूमत को चला गया, तो कि आपने वही 5 लाख छोटे जिले को भी दिया और वही 5 लाख आपने बड़े टाउन को भी दिया, तो छोटे टाउन में तो बहुत काम करने वाला है, वो काम 5 लाख में कैसे हो सकता है, जो बड़ा टाउन तो ऑलरेडी सेटल्ड है। तो ये नाइंसाफी हो रही है शुरू से। अच्छा, नजीब भाई, बजट लेवल इक्वल होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नजीब भाई। यही बात अगर हम, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने 2 ऐसे नई चीज़ें लेकर आए जिससे रेवेन्यू जनरेट हुआ और वो उनको मिला, तो क्या आज का जो बल्दियाती निज़ाम है, क्या वो आने वाले मेयर को ये सहूलत नहीं देगा कि वो अपने तौर पे चाहे तो इस तरह के इंतजामात कर ले? कोई चीज बची नहीं है ना, इतनी चीजें होनी थी वो नेमा साहब ने कर ली। उसके बाद 2013 में इन्होंने इख्तियारात लेने शुरू किए। इन्होंने वो सारे इख्तियारात जो पहले काम हो चुके थे, नेमा साहब ने अडॉप्ट किए थे, 2013 में छीन लिए। जितने इदारों की बात कर रहा हूँ ना, उसका सारा फंड इन्होंने ले लिया अपने आदमी बिठा के, और अब उस कराची का कोई वाली वारिस नहीं रहा। और अब जो आया है 2021 में, इसमें आप यकीन कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि अब सिर्फ आप कचरा गली में जाके उठा सकते हैं। यू कुडंट बी एबल टू डंप, मतलब डंप करने का इख्तियार नहीं है आपके पास, यानी अब आप कचरा उठा लेंगे, राइट, लेकिन डंप करने के लिए आप कहीं तो जाएंगे ना। नेमतुल्लाह ने क्या किया, नेमतुल्लाह ने डंपिंग स्टेशन बनाए, नेमतुल्लाह ने पूरे का सिस्टम दिया कि किस तरीके से आप गार्बेज को उठा के रख रहे होंगे, उससे खाद बनेगी, उससे पूरे का पूरा कई 100 एकड़ का एरिया था कि जहाँ सब्जी ऑर्गेनिक कराची के अंदर उगेगी। ये विजन था नेमतुल्लाह का। नेमतुल्लाह ने ये सर्कुलर रेलवे, तो हम इतनी सी बात कर रहे हैं, जाली इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन नेमतुल्लाह ने मास ट्रांजिट सिस्टम पूरे का पूरा दे दिया। जापान की कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी जायका पाकिस्तान में आई और उसने सारी फिजिबिलिटी बनाई। अब इन लोगों ने जायका को भगा दिया सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में। ये सूबाई हुकूमत ने कहा। नजीब भाई, ये बहुत अच्छी बात है आपने, लेकिन मसला ये है कि मेरे पास वक्त की बिल्कुल किल्लत है। मैं दिल की गहराइयों से नजीब अय्यूबी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे यकीनन ये पहली इस हवाले से गुफ्तगू ज़रूर थी, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसी बहुत सी गुफ्तगू हम करेंगे ज़रूर और बात करेंगे। और सिर्फ कराची नहीं, मुल्क के जिस जिस इलाक़े में जो भी मसाइल हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि वहाँ के हकीकी नुमाइंदों को लाकर उसको उजागर करने की कोशिश करें और उस पर बात करें। क्यों ना करें, हमारा मुल्क है, हर शहर हमारा है, कराची भी हमारा है, लाहौर भी हमारा है, पेशावर भी हमारा है, वहाँ के मसले भी हमारे हैं, मसाइल भी हमारे हैं, उनका हल भी हमें ही और आपको ही मिल के ढूँढना है। तो हम इस सब पर बात करेंगे। और यहाँ सिर्फ खालिस बुनियादी चीज़ ये थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मसाइल को उजागर करें। हल तो ज़ाहिर है 50 हल हैं, लोग पेश भी करते हैं, 1 घंटे के प्रोग्राम में हल पेश नहीं हो सकते, शायद मसाइल भी बहुत ज़्यादा जो है नुमायाँ नहीं हो सकते। तो बिल्कुल आखिर में, बिल्कुल 30 सेकंड रह गए हैं, क्या कहेंगी इश्मा कि क्या करें, क्या हुआ, कैसे रहा? तमाम सियासी जमातें ना, मैं कहती हूँ फ़िरका वारानत को छोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, कराची को ये सोच के कराची के मसले को अपना मसला समझे, चाहे वो MKM है, चाहे जमात इस्लामी है, पीपल्स पार्टी है, PTI है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक प्लेटफॉर्म पे रह के कराची के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया इश्मा आपका। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले किसी प्रोग्राम में भी बात होगी। दोस्तों, हमारी कोशिश यही थी कि हम बात करें, डायलॉग ज़रूरी है, गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, और मस्बत पहलुओं को उजागर करने के लिए कभी कभी मनफी बातों को पहले ज़ाहिर है उसको भी नुमाया करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश ये है कि अगर
कुछ हद तक भी हम काम कर सके हों तो हमारे लिए बहुत है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।